स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को ही हम कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है हमारी बुक गैल्विन एंड गैगिन की ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स में से। उसमें से हम चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली इंट्रोडक्शन जान रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का और सिस्टम का, जहाँ पे बेसिकली यानी कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़ होना है। तो हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को जानने के लिए हमने कहा था हम डिफरेंट टॉपिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना स्ट्रक्चर, उसके ऑपरेशंस एंड देन कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वो परफॉर्म करता है, उसमें उनका एक जनरल आइडिया हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। हमने अपनी बात स्टार्ट की थी कि हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ग्रैंड टूर लेना चाह रहे हैं, किस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स पे और कंप्यूटर सिस्टम बेसिक्स पे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात अपनी शुरू की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें क्या समझ आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, किसके दरमियान, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान। यूज़र को कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करने के लिए किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र यूज़ कर पाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसे रिसोर्स एलोकेटर और कंट्रोल प्रोग्रामर कह सकते हैं। ठीक है, इसके काम की बेस पे। लेकिन बेसिकली कंप्यूटिंग सिस्टम की कोई भी यूनिवर्सली अडॉप्टेड डेफिनेशन नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि जो भी एक वेंडर ने बना दिया वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक चीज़ जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़रूर मौजूद होती है, वो होती है कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे उसका वेंडर कोई भी है। जैसे कि जब आपने लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाई तो आपको बहुत से डिफरेंट वेंडर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स नज़र आए, जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोस्ट कॉमनली नज़र आया है। इसके अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस, सन सोलारिस के सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैकिनटॉश के एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिनटॉश एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और इसके अलावा सांबा सर्वर एंड एक्सेट्रा बहुत से आपको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट भी और सर्वर भी नज़र आएंगे। बहरहाल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली क्या रोल प्ले करना है, एक इंटरमीडिएट का, इसने प्लेटफॉर्म परफॉर्म करना है। ये एक इंटरमीडिएट का रोल एक कह लें जी थर्ड पार्टी दरमियान में इंक्लूड होता है, किसके, यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान। कि अगर यूज़र को कंप्यूटर को यूज़ करना है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर को यूज़ कराने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करवाने के लिए रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंट्रोल प्रोग्रामर का काम करते हुए यूज़र की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंप्यूटर से सॉल्व करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बात की कि अगर इसकी कोई भी डेफिनेशन हम जो भी मर्ज़ी कह लें, जिस तरह मर्ज़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले लें, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल क्या है, इसका क्या रोल है, ये किस टाइम पे हमारे सिस्टम में लोड होता है और किस तरह से ये कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल जो है, समझ लें उसका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम सब लोग एक कंप्यूटर स्टार्टअप एक्टिविटी से फेमिलियर हैं। कंप्यूटर स्टार्टअप, जिसे हम बूटिंग बोलते हैं, जिसे हम बूटस्ट्रैप, जिस पे हम कहते हैं जी बूटिंग के प्रोसेस में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है, ये ऐसी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब ये जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, वो कब लोड होता है कंप्यूटर के स्टार्टअप पे। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, कंप्यूटर को करें, लैपटॉप को करें, जैसे ही आप ऑन का बटन दबाते हैं तो वो जो टाइम पीरियड, जो टाइम गुजरता है, जिसके दौरान कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर स्टार्टअप, कंप्यूटर का बूटिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसे हम उस दौरान बेसिकली उस बूटिंग के प्रोसेस के दौरान जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि कंप्यूटर की रोम या फिर ईईपीरोम, यानी रोम की कोई भी टाइप, कंप्यूटर की रोम में रीड ओनली मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल परमानेंटली ऑल द टाइम प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है, तो इस firmware, जो कि रोम है, रोम firmware है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। बिकॉज ये हार्डवेयर कंपोनेंट है लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मौजूद होता है। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जब रन होता है तो उस टाइम पे रोम से कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है
मेन मेमोरी रैम में, ठीक है जी। रोम से कहाँ पे लोड होता है कर्नल? रैम में लोड होता है। क्योंकि हम लोग इस बात से भी फेमिलियर हैं कि कंप्यूटर जो भी काम सीपीयू जिस भी काम पे एग्जीक्यूशन करना चाहता है, यानी कंप्यूटर से हमने जो भी काम लेना है उसके लिए डाटा एंड इंस्ट्रक्शन का कहाँ पे होना ज़रूरी है? रैम में। अगर नहीं पता तो इसको ध्यान से सुन लें, समझ लें। अगर अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया या आपको आइडिया नहीं है, तो कम सीपीयू ने काम करने के लिए उसे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस लेना कौन सी मेमोरी से वो लेता है? सिर्फ़ और सिर्फ मेन मेमोरी से लेता है। देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, एक इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में है, एक सेट ऑफ ऑपरेशन सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसने रन होना है, तो उसके रन होने के लिए भी हमें क्या चाहिए? उसको रन करने के लिए हमें उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर लेकर आना है, जहाँ से सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर के स्टार्टअप पे बूटिंग के प्रोसेस में जो है क्या होता है जी, आपके सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को इनिशियलाइज किया जाता है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक किया जाता है, उनकी कनेक्टिविटी को चेक किया जाता है, प्लस मेजरली उसके अंदर एक जो काम होता है वो होता है आपके पास रोम या फिर ई रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड किया जाता है मेन मेमोरी में, ताकि सीपीयू उसे समझ सके और फिर सीपीयू उसकी इंस्ट्रक्शंस लेते हुए बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्टअप क्या है? कंप्यूटर स्टार्टअप ऐसी रूटीन है जिसमें आपका पूरा सिस्टम चेक होता है और मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वो रोम या फिर ई पी रोम से लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, जो है फिर वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम देखें, अगेन आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस, डिस्क हैं, डिस्क कंट्रोलर हैं, सीपीयू है, यूएसबी कंट्रोलर्स हैं, ग्राफिक एडाप्टर्स हैं, मेमोरी है, आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर के अंदर हमें ये भी पता है एक से ज़्यादा सीपीयू चिप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस कंट्रोलर होते हैं। इसके अलावा कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइसेस कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल। यहाँ पर जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन में अगर मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल जो आपके पास प्रोसेसेस हैं वो सीपीयू के लिए अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को हल करना है, उनकी कंपीटिंग वो जो उनकी रिक्वेस्ट्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, मेमोरी साइकिल उसमें क्या रोल प्ले करेगा, ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्चुअली मैनेज कौन करता है, यानी ये कौन मैनेज करता है कि आपके पास कब मॉनिटर ने यूज़ होना है, कब प्रिंटर ने कीबोर्ड को से क्या इंस्ट्रक्शन आनी है, वो कहाँ जानी है, उस सीपीयू ने कैसे एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट रिजल्ट टेस्ट में कैसे रखवाने हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग या फिर कंपीटिंग रिक्वेस्ट्स आती हैं अगर मल्टीपल यूजर्स की एक ही रिसोर्स के लिए, एक तरह के रिसोर्स के लिए, तो उन सब को किसने मैनेज करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम में, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोल प्रोग्रामर। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डाटा लेकर आती और इनपुट डिवाइसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस लेकर सीपीयू के पास आते हैं, सीपीयू ने एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट प्रोवाइड करता है। हर डिवाइस का कंट्रोलर होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज़ इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। अब आपके पास कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब का कोई ना कोई कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर का यूएसबी कंट्रोलर है। इसी तरह आपके पास मॉनिटर का ग्राफिक एडाप्टर है, डिस्क के लिए डिस्क कंट्रोलर है, ठीक है। यानी हर डिवाइस का अपना एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, जैसे कि जो कि आपको कहाँ पे नज़र आता है? आपने कभी डिवाइस कंट्रोलर देखा है? जी, जब आप कंप्यूटर को रेडी कर रहे होते हैं, लाइक आपने एक कंप्यूटर के अंदर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो आपको पता है कि जब तक आप उसके अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करते तब तक आपकी डिफरेंट डिवाइसेस को, आप पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ। आप इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत से फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर सकते, यानी मल्टीपल डिवाइसेस, यूएसबी डिवाइसेस या फिर इस तरह की कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें आप कनेक्ट
नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना करें। ड्राइवर एक्चुअली क्या होता है? ड्राइवर ही डिवाइस कंट्रोलर होता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, उन सब का एक डिवाइस कंट्रोलर ज़रूर होता है कंप्यूटर के अंदर। वो कंप्यूटर के अंदर ये नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ड्राइवर्स बिल्ट इन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। हर डिवाइस कंट्रोलर का अपना एक लोकल बफर होता है, जिसके अंदर वो उस डिवाइस की एक्टिविटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। यानी कोई भी एक डिवाइस कितनी दफ़ा यूज़ हुई, कितने यूज़र्स ने उसके लिए रिक्वेस्ट की, उसका एक यूज़र ने कितनी दफ़ा एक ही डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लोकल बफर में जाती है। ठीक है, ध्यान से सुने कि कंप्यूटर सिस्टम एक पूरा कैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर ये मल्टीपल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, तो कैसे कनेक्टेड हैं, इन्हें कैसे मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन्हें कैसे मैनेज किया जा रहा है। उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, जिसमें आपके पास हर डिवाइस का डिवाइस कंट्रोलर है, जो उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसकी एग्जीक्यूशन का काम करता है। और हर डिवाइस कंट्रोलर का एक लोकल बफर होता है, जिसके अंदर वो उस डिवाइस की जितनी भी एक्टिविटी है उसको सेव रखता है। सीपीयू जो है डाटा मूव करता है फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स। ठीक है, यानी सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के या मल्टीपल डिवाइसेस के लोकल बफर से डाटा लेता और कहाँ पे देता है? मेन मेमोरी से डाटा लोकल बफर से मेन मेमोरी। इस तरह जो है आपके पास लोकल बफर से कभी डाटा मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से रिजल्ट लोकल बफर में जाता है। यानी ये एक दूसरे के दरमियान हर डिवाइस से जो डाटा आ रहा होता है वो मेन मेमोरी में आता है, और उसका जब किसी भी एक डिवाइस का काम ख़त्म हो जाता है तो उसकी आउटपुट रिजल्ट को भी मेन मेमोरी ही लोकल बफर में रखवाता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वो कौन सी है? सबसे बड़ी मेमोरी जिसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वो मेन मेमोरी है। इसके अलावा भी कुछ मेमोरी की यूनिट्स हैं जिन पे जिनको सीपीयू यूज़ कर सकता है, जैसे रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। उनकी भी हम बात करते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी मेमोरी जिसे सीपीयू यूटिलाइज कर सकता है, दैट इज़ मेन मेमोरी। इनपुट आउटपुट इज़ फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इनपुट आउटपुट हमेशा कहाँ से होती है? डिवाइस से लोकल बफर में जाती है, लोकल बफर से फिर सीपीयू मेमोरी, और फिर मेमोरी से सीपीयू, एंड देन रिजल्ट्स को दोबारा मेन मेमोरी, एंड देन वापस जो है लोकल बफर ऑफ डिवाइसेस में भेजा जाता है। डिवाइस कंट्रोलर informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. Now, what is this interrupt and what device controller do? जब भी एक डिवाइस का यूज़ ख़त्म हो जाता है, जैसे कि कीबोर्ड से हम कोई इनपुट दे रहे हैं, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट दे रहे हैं, डाटा इनपुट दे रहे हैं, जैसे ही कीबोर्ड ने अपना काम ख़त्म कर लिया, यानी इनपुट देना बंद कर दी, की प्रेस ख़त्म हो गया, तो साथ ही डिवाइस कंट्रोलर जो है डिवाइस का, वो सीपीयू को एक मैसेज भेजता है कि अब उसका काम ख़त्म हो गया, अब उसने फर्दर इनपुट नहीं देनी, या फर्दर उसने अब डिवाइस ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही सीपीयू के पास आती है, तो सीपीयू उसके रिज़ल्ट में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो रिक्वेस्ट या वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो सीपीयू के पास डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू जब आती है, तो वो मैसेज क्या कहलाता है? वो मैसेज कहलाता है जी इंटरप्ट। यानी डिवाइस कंट्रोलर ने जब सीपीयू से बात करनी है, तो उसने उससे एक मैसेज भेजना है, और उस मैसेज का नाम क्या है? उस मैसेज का नाम है इंटरप्ट। इंटरप्ट अब क्या है? इंटरप्ट नाम से हमें पता चल रहा है, इंटरप्शन से निकला है ये वर्ड। इंटरप्शन का मतलब होता है मुदाखलत, यानी कोई एक एक्टिविटी, कोई एक रूटीन चल रही है, उसके अंदर इंटरप्शन करना, मुदाखलत करना, उसमें दखल अंदाजी करना इंटरप्शन कहलाती है। ठीक है, और वो दखल अंदाजी के लिए जो यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करता है रूटीन, या फिर वो जो मैसेज यूज़ करता है, उसे हम इंटरप्ट बोलते हैं। अब इंटरप्ट अगर हम कह रहे हैं जी किसी एक काम में मुदाखलत है, इंटरप्शन है, तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है? क्या ये होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर? हमें एक बात अच्छे से अपने ज़हन में याद रख लेनी है, वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करते हुए एक लाइन और आपने ऐड कर लेनी है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब भी कोई इंटरप्ट मैसेज आता है, तो वो फौरी तौर पर उसे रिस्पॉन्स करता है।
क्योंकि हमने कह दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, यानी उसने इंटरप्ट के आने पे फौरी तौर पे अपना जो काम कर रहा है उसे छोड़ के उसने इंटरप्ट को हैंडल करने लग जाना है, डील करने लग जाना है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सीपीयू क्या है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि देखें जी, डिवाइस कंट्रोलर ने सीपीयू को अगर बताना है तो किस मैसेज के थ्रू बताना है, इंटरप्ट के थ्रू बताना है। जैसे ही इंटरप्ट मैसेज आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को डायरेक्ट करेगा कि वो जो भी अपना काम कर रहा है उसे छोड़े और इंटरप्ट को डील करे। कॉमन फंक्शंस इंटरप्ट के क्या हैं? इंटरप्ट बेसिकली ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल to the interrupt service routine, generally called the interrupt vector, which contains the addresses of all service routine. Interrupt architecture must save the address of interrupted instruction. Incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed to prevent a loss. A lost interrupt, a trap, is software generated interrupt caused either by an error or a user request. An operating system is interrupt driven software. अच्छा, अब इंटरप्ट जो है आपके पास दो तरह की होती है। अगर तो हार्डवेयर की, किसी हार्डवेयर डिवाइस की तरफ से इंटरप्ट मैसेज जनरेट हुआ है तो हम उसे इंटरप्ट बोलेंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट मैसेज जनरेट हुआ है तो उसे हम ट्रैप बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है आपने, इंटरप्ट्स की आपके पास दो टाइप्स हैं। इंटरप्ट्स हार्डवेयर की तरफ से भी जनरेटेड हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर की तरफ से भी। अगर तो एक हार्डवेयर ने इंटरप्ट जनरेट की है तो हम उसे इंटरप्ट मैसेज ही बोलेंगे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ने इंटरप्ट जनरेट किया है तो उस सॉफ्टवेयर की जनरेटेड इंटरप्ट को हम ट्रैप मैसेज बोलते हैं। और जैसे ही इंटरप्ट आती है तो सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू जो भी काम कर रहा है उसके काम को स्टॉप करता है, सेव करता है और उसका कंट्रोल शिफ्ट कर देता है उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। जो इंटरप्ट मैसेज आया है उसे हैंडल करने के लिए उसका कंट्रोल शिफ्ट कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद उसने जो काम छोड़ा है, जहाँ पे उसने स्टॉप किया है किसी पिछले काम को, फिर उसको वहीं से कंटिन्यू करता है जब वो इंटरप्ट को डील कर लेता है। देखिए जी, इंटरप्ट हैंडलिंग का क्या तरीका है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व करता है स्टेट ऑफ सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर। अब ये रजिस्टर्स क्या हैं और प्रोग्राम काउंटर क्या है। सीपीयू के अंदर मेमोरी का एक पोर्शन, सीपीयू का इटसेल्फ मेमोरी का एक पोर्शन होता है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं, सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये स्मॉल मेमोरी एरिया है जिसके अंदर सीपीयू जो भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन लेकर आता है और उन पर जो काम करता है उसके रिस्पॉन्स को जो है सेव करता है पहले रजिस्टर में, रजिस्टर से फिर मेन मेमोरी में डाटा वापस जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर क्या है। प्रोग्राम काउंटर आपके पास एक काउंटर होता है, हर एक प्रोग्राम का एक काउंटर होता है, हर एक प्रोसेस का एक काउंटर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिक्वेस्ट की है दो नंबर्स को ऐड करने की, उसका प्रोग्राम काउंटर अलहदा बनेगा। एक मैंने रिक्वेस्ट की है मीडिया प्लेयर प्ले करने की, उसका काउंटर अलहदा बनेगा। एक मैंने रिक्वेस्ट की है वर्ड की फ़ाइल ओपन करने की, एक मैंने रिक्वेस्ट की है पेंट की फ़ाइल ओपन करने की। हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम काउंटर बनता है जो उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें नोट करके रखता है। अब जैसे ही इंटरप्ट आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को ऑर्डर करता है कि वो जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहा है उसके प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करे। यानी वहाँ पे ये देखे कि अगर उसकी 5 इंस्ट्रक्शंस थी तो उसमें से जितनी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं उन्हें उन्हें कंप्लीट उनका स्टेटस शो करे, और जो रिमेनिंग है उन इंस्ट्रक्शंस का स्टेटस जो है वो इनकम्प्लीट शो करे। और जैसे ही ऑपरेटिंग सीपीयू इंटरप्ट को हैंडल कर ले तो वो वापस उस प्रोग्राम पे आए तो उसे पता हो कि उसने कहाँ तक काम कर लिया था और उसने आगे कहाँ पे काम करना है। फॉर एग्जांपल 2+3 की इंस्ट्रक्शन थी, अगर उसने 2 और प्लस को पढ़ लिया है, अभी 3 को नहीं पढ़ा, तो 2 और प्लस वाली इंस्ट्रक्शन उसे दोबारा नहीं एग्जीक्यूट करनी। दैट इज़ वाई अगर हम सीपीयू के कंट्रोल को मूव करते हैं रनिंग प्रोग्राम से न्यू की तरफ, इंटरप्ट की तरफ, तो जो पहले प्रोग्राम रन हो रहा है उसके स्टेटस को सेव भी किया जाता है। सीपीयू कैसे सेव करता है, उसकी कंप्लीट काम को रजिस्टर में सेव करता है और उसके प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता है। डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड
अब इंटरप्ट को ये देखने के लिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह की इंटरप्ट अकर हुई है, उसके लिए पोलिंग एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। पोलिंग में वन बाय वन पूछा जाता है डिवाइसेस से कि किसी के पास इंटरप्ट तो नहीं है। जनरेट करने के लिए वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम के अंदर एक लिस्ट, एक वेक्टर बन जाता है, एक टेबल बन जाता है, जिसके अंदर जो भी इंटरप्ट्स जनरेट हुई हैं या होने वाली हैं उनकी लिस्ट उनकी मेंटेन की जाती है। इसके अलावा सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। अब हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन एग्जिस्ट करती है। याद रखिएगा, सिस्टम में जो भी इंटरप्ट आती है उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन एग्जिस्ट करती है। यानी कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइप की इंटरप्ट आई है तो उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये देखिए जी, इंटरप्ट टाइमलाइन है। कोई भी एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई है, सीपीयू है, सीपीयू किसी भी यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके दौरान इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आई है। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आई है तो क्या करेगा, कंप्यूटर का कंट्रोल जो है वो जिस प्रोसेस के ऊपर वो काम कर रहा है वहाँ से कंट्रोल उसका मूव हो जाएगा किसकी तरफ, इंटरप्ट को हैंडल करने की तरफ। जैसे ही इंटरप्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा उसका कंट्रोल वहाँ पे वापस चला जाएगा जहाँ से वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था। यानी वो पहले इंटरप्ट को डील करेगा और फिर जो है वो रिमेनिंग प्रोग्राम को रन करेगा। अब इसको, इंटरप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। देखें जी, फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक काम का, आपको अपने कंप्यूटर को रिक्वेस्ट की है टू ओपन अ फाइल, या आप जो है ना एक वर्ड की फाइल बना रहे हैं। ठीक है, आपने उस वर्ड की फाइल के अंदर, वर्ड की फाइल के लिए जारी बात है यूज़र ने एम एस वर्ड को खोला। ठीक है, वो उसके ऊपर फाइल बना रहा है। सीपीयू जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सीपीयू उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा लिखता जा रहा है। अब यूज़र जो है फाइल बनाते बनाते उसे उस फाइल के अंदर एक इमेज इंक्लूड करना है। अब इमेज जो है वो किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर या किसी मेमोरी के अंदर या किसी हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर है। अब यूज़र को अपनी उस फाइल को कंप्लीट करने के लिए उस इमेज को इंक्लूड करना है अपनी असाइनमेंट में। अब वो उस इमेज को सर्च करने के लिए जैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी एरियाज़ को, स्टोरेज एरियाज़ को सर्च करने जाएगा तो जो उसका काम है, जो वो लिख रहा था उसे वो स्टॉप करेगा, वहाँ पे रोकेगा। तो एक्चुअली वहाँ पे सीपीयू उस प्रोग्राम को स्टॉप करेगा, उसकी स्टेट को सेव करेगा, उसके प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा, अपने रजिस्टर के अंदर ये सेव करेगा कि कितना काम हो चुका है। और फिर वो वापस आए, वो फिर वहाँ उससे उसका कंट्रोल सीपीयू का जाएगा जी उस इमेज को ढूंढने के लिए। जैसे वो इमेज आके लग जाएगा और यूज़र दोबारा उस पर लिखना शुरू करेगा फाइल पे, तो दोबारा आपके पास उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो इस दौरान काम हुआ है एक्चुअली तस्वीर ढूंढ के लगाने वाला, एक्चुअली उसमें क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को एक इंटरप्ट जनरेट करके दिया और सीपीयू उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए उस डिवाइस के पास उस स्टोरेज एरिया में क्या है जहाँ से उसे वो तस्वीर मिलनी थी, उसने पिक्चर पिक किया, लगाई है, और फिर कंट्रोल वापस उसका उस इंटरप्ट को सॉल्व करने के बाद, उसकी सॉल्विंग रूटीन को रन करने के बाद उसका कंट्रोल दोबारा उस प्रोसेस की तरफ आया है जो कि काम कर रहा था, जिसके अंदर यूज़र फाइल को बना रहा था। ठीक है जी, आप कुछ आइडिया में, इंटरप्ट हमेशा आपके पास कोई एरर मैसेज नहीं होता, बल्कि इंटरप्ट आपके किसी काम को, किसी रनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या किसी और स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो काम हो रहा है उसे स्टॉप करके जो रिक्वेस्ट आई है या जो हमें ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए वो जो काम किया जाता है उसे हम इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर की इंटरप्ट हैंडलिंग क्या है, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरप्ट हैंडलिंग ये है कि सीपीयू अपने रनिंग काम को छोड़ के उस इंटरप्ट को हैंडल करने चला जाए और ये चेक करने के लिए कि इंटरप्ट आई है या नहीं। पोलिंग और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू दोनों एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं। देखें, जैसे ही इनपुट आउटपुट स्टार्ट होती है तो कंट्रोल रिटर्न्स टू यूज़र प्रोग्राम ओनली अपॉन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। जैसे ही इनपुट आउटपुट की तरफ आते हैं तो यूज़र प्रोग्राम से कंट्रोल हट के इनपुट आउटपुट की तरफ आ जाता है। ठीक है,
और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होती है तो फिर दोबारा कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाता है, कंप्यूटर के पास, वापस उस प्रोग्राम के पास आ जाता है जो कि रनिंग प्रोग्राम था। ठीक है, इस बात को समझे कि हमारे पास बेसिकली इनपुट आउटपुट मेन दो काम हो रहे थे हमारे पास कंप्यूटर में। एक काम है जी इनपुट आउटपुट होना और दूसरा काम है सीपीयू का प्रोसेसिंग करना किसी भी प्रोसेस पे। अब सीपीयू के पास एक प्रोसेस आता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हम एक कोई फाइल बना रहे हैं और उसके अंदर इनपुट आउटपुट करनी है, कोई यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी भी तरह से इनपुट या आउटपुट के उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। तो जैसे ही इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोल आपके पास प्रोग्राम से इनपुट आउटपुट की तरफ चला जाता है। जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होती है तो वापस कंट्रोल प्रोग्राम में आ जाता है और उसकी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। वेट इंस्ट्रक्शन आइडल्स द सीपीयू until the next interrupt. Wait loop connection for memory access. At most one input output request is outstanding at a time. No simultaneous input output processing. कह रहे हैं कि जी जब तक आपके पास इनपुट आउटपुट हो रही है और एक प्रोग्राम यूज़र प्रोग्राम स्टॉप हुआ है, तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक नहीं आती तो सीपीयू नेक्स्ट इंटरप्ट यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के आने तक फालतू आइडल बैठा रहता है। बहरहाल इनपुट आउटपुट के लिए ये होता है। इनपुट आउटपुट के लिए सम टाइम ये वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक लूप बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सीपीयू वेट करने लग जाता है। ज़्यादा ज़्यादा आपके पास सीपीयू एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को डील करता है, एक से ज़्यादा को डील नहीं करता। जैसे ही इनपुट आउटपुट स्टार्ट होती है, कंट्रोल यूज़र प्रोग्राम से मूव करके मूव कर जाता है, और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होती है, आफ्टर इनपुट आउटपुट एंड्स, सॉरी नॉट स्टार्ट, कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूज़र प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। यानी जैसे ही इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट होता है या कंप्लीट सम टाइम नहीं भी होता, लेकिन अगर लूप वाला वेट आ जाता है और सीपीयू बहुत देर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, इनपुट आउटपुट भी नहीं कर रहा, प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहा, तो कंट्रोल वापस यूज़र प्रोग्राम में आ जाता है और वो रन होने लग जाता है। अब सिस्टम कॉल हमारे पास क्या है? सिस्टम कॉल इज रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूज़र टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। सिस्टम कॉल आप कह लें जी एक ऐसी रूटीन है, एक ऐसी रिक्वेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि वो इनपुट आउटपुट की कंप्लीशन तक वेट करे। जैसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगी तो उसका यूज़र का जो प्रोसेस है वो रन होने लग जाएगा। इंटरप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम इंटरप्ट के भी बेसिकली दो नाम ही रख सकते हैं, एक को हम सिस्टम कॉल कहते हैं और एक को हम ट्रैप कहते हैं। अगर हार्डवेयर की वजह से इंटरप्ट जनरेट हुआ तो हम उसे सिस्टम कॉल बोलेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट हुआ तो हम उसे ट्रैप बोलेंगे। ठीक है, अब हमें दोनों का नाम पता चल गया है। हार्डवेयर वाली इंटरप्ट आपके पास क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर वाली इंटरप्ट आपके पास सिस्टम कॉल्स, और सॉफ्टवेयर वाली इंटरप्ट आपके पास ट्रैप्स कहलाएंगी। बहरहाल जी, जैसे ही आपके पास कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को वेट करने के लिए कहता है इंटरप्ट या फिर सिस्टम कॉल के थ्रू। डिवाइस स्टेटस टेबल मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि किसी भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को की टाइप, उसका एड्रेस और उसका स्टेट क्या है, उसे कितनी ये किसी यूज़र ने या किसी प्रोग्राम ने कितनी दफ़ा यूज़ किया, इन्वोक किया, और उसके कब उसके यूज़ ख़त्म हुआ, और उस इनपुट आउटपुट की कंप्लीशन, डिवाइस का काम जब ख़त्म हो जाता है, डिवाइस कंट्रोलर इंटरप्ट के थ्रू या फिर सिस्टम कॉल के थ्रू सीपीयू को बताता भी है कि अब उसने काम ख़त्म कर लिया है, यानी अब सीपीयू इनपुट आउटपुट के बजाय प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस टेबल को इंडेक्स करता है, ये याद रखने के लिए कि डिवाइस का स्टेटस क्या है और इस वक्त क्या कोई इंटरप्ट चल रही है या फिर डिवाइस अपना काम ख़त्म कर चुका है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइस का टेबल बना के रखता है। टू इनपुट आउटपुट मेथड्स में हमें वो दिखा रहे हैं जी, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में आपके पास कोई भी हार्डवेयर डाटा ट्रांसफर इंटरप्ट हैंडलर डिवाइस ड्राइवर आया और रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को वेट करने के लिए गया है। लेकिन एसिंक्रोनियस के अंदर कोई इंटरप्ट आने के बावजूद भी यूज़र प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो हमारे पास एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनियस हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मेथड है, या एसिंक्रोनियस जो हमारे पास प्रोसेसिंग का मेथड है, उसमें हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि वेटिंग में नहीं जाता।
तो हार्डवेयर इंटरप्ट भी आ गई है, इंटरप्ट हैंडलर भी रन होने लग गया, डिवाइस ड्राइवर भी रन हो रहा है, ठीक है, और यूज़र का प्रोसेस भी रन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉन्फ्लिक्ट। ये जी कुछ इस तरह से डिवाइस का स्टेटस टेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्ड रीडर वन, उसका स्टेटस है आइडल, ठीक है। एक और डिवाइस है हमारे पास लाइन प्रिंटर थ्री, और उसका स्टेटस है बिजी। बिजी किस तरह से है? रिक्वेस्ट फॉर लाइन प्रिंटर, किसने रिक्वेस्ट की है, उसका एड्रेस और उसकी लेंथ, यानी कितनी देर के लिए उसने रिक्वेस्ट की हुई है। इस तरह डिस्क यूनिट थ्री के लिए वो भी बिजी है, उसके लिए किसने रिक्वेस्ट की हुई है? फाइल एक्स ने भी, फाइल वाई ने भी। उसके ऊपर ऑपरेशन क्या चल रहा है? रीड का, उस पर राइट का। एड्रेस यानी इसको किसने कॉल किया हुआ है वो भी नज़र आ रहा है। और लेंथ क्या है, यानी कितनी देर के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए उस फाइल को यूज़ किया जा रहा है, क्या कितना टाइम हो गया, वो सारे का सारा ये देखें जी। ये डिवाइस स्टेटस टेबल है, ये जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन रखता है, ये याद रखने के लिए कि किसी भी डिवाइस का इस वक्त क्या स्टेटस, वो किसके यूज़ में है, कितनी देर के लिए यूज़ में है, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने याद रखना होता है। यानी हर डिवाइस को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेटर कंट्रोल प्रोग्रामर है, इसलिए वो हर डिवाइस का स्टेटस सेव रखता है कि कौन सी डिवाइस किसके यूज़ में है। ताकि अगर देखें जी फॉर एग्जांपल कोई ये आपके पास जो यूज़र है 38546 एड्रेस के साथ, वो अगर लाइन प्रिंटर थ्री को यूज़ कर रहा है, और कोई यूज़र आता है जी 38548 के साथ, और वो रिक्वेस्ट करता है सेम लाइन प्रिंटर थ्री के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के स्टेटस टेबल से देखेगा और ये जज करेगा कि क्या वो वाली डिवाइस बिजी है या फिर आइडल है। अगर बिजी है तो किसके पास बिजी है, कब तक बिजी है, और कब तक फ्री होके उस रिक्वेस्ट करने वाले को मिल सकती है। ठीक है जी, ये था हमारे पास के ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिवाइस के स्टेटस को सेव करता है, किस तरह से इंटरप्ट को हैंडल करता है, किस तरह इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। ठीक है, ये हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और हम ज़रा कंप्यूटर के मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर क्या होता है जी? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जब सीपीयू के थ्रू हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, तो उसमें सीपीयू जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है वो आपके पास मेन मेमोरी रैम होती है। देखें जी, यूज्ड फॉर हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू मेमोरी स्पीड्स। मींस जैसे ही मेमोरी के अंदर कोई डाटा एंड इंस्ट्रक्शन लोड हो जाती है, तो सीपीयू उसे वहां से फेच करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। डिवाइस कंट्रोलर transfers blocks of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention, यानी CPU को बताए बगैर वो डाटा को डिवाइसेस जो हैं वो मेन मेमोरी में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू ने जो भी डाटा लेना है वो मेन मेमोरी से लेना है। ओनली इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक rather than द वन इंटरप्ट पर बाइट। ये भी याद रखिएगा कि जब एक पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसफ़र होता है किसी भी बड़ी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, तो हर ट्रांसफ़र के ऊपर एक इंटरप्ट सिर्फ बनता है, हर बाइट पे इंटरप्ट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल 10 MB की ट्रांसफ़र की है हमने हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, तो उस 10 MB की पूरी फ़ाइल के लिए एक ट्रांसफ़र, अगर सिंगल ट्रांसफ़र है तो उसके लिए एक ही इंटरप्ट जनरेट होगा, और उस इंटरप्ट को सीपीयू जब हैंडल कर लेगा तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी जिस भी प्रोसेस पे सीपीयू काम कर रहा होगा। कंप्यूटर का अगर हम स्टोरेज स्ट्रक्चर देखें, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती हैं। मेनली हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास मेन मेमोरी है, स्मॉल साइज़ की मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास जो है परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और लार्ज डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की एक टाइप है, जो मैग्नेटिक जिसका मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं, हर ट्रैक और सेक्टर पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, और डिवाइस कंट्रोलर यानी डिस्क कंट्रोलर जो है वो डिटरमाइन करता है कि डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन उसने कैसे करवानी है। बहरहाल हम अगर कंप्यूटर के स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें, तो दो बड़ी मेमोरीज हैं, एक है वोलाटाइल और एक है नॉन वोलाटाइल।
ठीक है। दो मेन मेमोरीज हैं, ठीक है। वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी रैम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी आपके पास मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, तीनों में से कोई भी डिस्क हो सकती है। डाटा को टेम्पररी स्टोर करना है, स्मॉल डाटा को स्टोर करना है तो रैम मेन मेमोरी यूज़ होगी। लार्ज डाटा और परमानेंट स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ने दोनों मेमोरीज को मैनेज करना होता है, लेकिन सीपीयू का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किस मेमोरी से है? सीपीयू का ताल्लुक मेन मेमोरी से है। सीपीयू क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी तक उसकी एक्सेस होती है, उससे आगे जो सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क है उस पर सीपीयू की एक्सेस नहीं होती, ठीक है। अगर हम स्टोरेज सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम स्पीड, कॉस्ट एंड वोलेटिलिटी की बेस पे उनको एक हायरार्किकल मॉडल बना सकते हैं। यानी स्पीड वाइज सबसे ज़्यादा है, कॉस्ट वाइज एंड वॉलेटिलिटी वाइज वो सबसे ऊपर आएगा एंड अप टू सो ऑन। हमसे अभी हायरार्की को देखते हैं। कैशिंग क्या है? कैशिंग आपके पास एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? इंफॉर्मेशन को कॉपी करना इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। कैशिंग इज़ अ प्रोसेस, बेसिकली क्या प्रोसेस है? डाटा को किसी भी स्लो स्टोरेज से उठा के फास्ट स्टोरेज में लेकर आना, उस प्रोसेस को हम कैशिंग कहते हैं। और एक्चुअली हमारे पास इसके लिए कैशे मेमोरी के नाम से एक मेमोरी एग्जिस्ट करती है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक मेन मेमोरी से होता है। और मेन मेमोरी को जब किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज से, प्राइमरी स्टोरेज को किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज से कोई डाटा चाहिए होता है तो वो कैशे मेमोरी की हेल्प से कैशिंग करवा के उस परमानेंट स्टोरेज बड़े मेमोरी से, स्लोअर मेमोरी से डाटा को रैम में लाया जाता है, यानी फास्टर मेमोरी के अंदर लेकर आया जाता है। इस प्रोसीजर को कैशिंग कहते हैं और इसके लिए जो मेमोरी यूज़ होती है दैट इज़ कैश मेमोरी। ये जी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की हायरार्की है। सबसे स्मॉल साइज़ और सबसे हाई स्पीड के और सबसे कम कॉस्ट के और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, ठीक है। यानी स्मॉल इन साइज, हाई इन वॉलेटिलिटी, ठीक है, एंड हाई इन स्पीड। स्पीड भी ज़्यादा होती है और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन कॉस्ट कम होती है और साइज़ भी कम होता है रजिस्टर्स का। यानी हम कहें स्पीड और वॉलेटिलिटी ऊपर से नीचे कम होती जाती है, ठीक है। जबकि जो आपके पास साइज़ है वो नीचे से ऊपर कम होता है। यानी रजिस्टर सबसे छोटे साइज़ का है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है और सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। कैशे उससे बड़ी मेमोरी है, ठीक है, अगेन वॉलेटाइल है और ज़्यादा स्पीड से यानी फास्ट एक मेमोरी है, ज़्यादा स्पीड से डाटा को एक्सेस करने और स्टोर करने में हेल्प करती है। रजिस्टर एंड कैशे के बाद जो हमारे पास आती है दैट इज़ मेन मेमोरी, ठीक है, वो कैशे से बड़ी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है और फास्ट मेमोरी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। अब यहाँ तक जो है रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कैशे बोलते हैं। रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी जो है ये तीनों आपके पास वॉलेटाइल मेमोरीज हैं। उसके बाद आपके पास जितनी भी मेमोरीज हैं वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज हैं। पहली तीनों आपके पास टेम्पररी मेमोरीज हैं, बाकी चारों आपके पास परमानेंट मेमोरीज हैं। पहली तीनों आपके पास प्राइमरी स्टोरेज हैं, अगली चारों आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। कंप्यूटर सीपीयू के पास क्या होता है? सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर होता है, ठीक है। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। इसके अलावा मेन मेमोरी कहाँ से डाटा लेकर आता है? वो किसी भी परमानेंट स्टोरेज से डाटा लेकर आता है। ये स्टोरेज डिवाइसेस की हायरार्की है। कैशिंग क्या प्रोसीजर है? अगेन मैंने आपको बताया कैशिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर फास्ट स्टोरेज में डाटा स्लो स्टोरेज से लेकर आया जाता है। कैशिंग डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है, जैसे कि मेन मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान कैशिंग होती है। अब कैशिंग एक मेमोरी का नाम भी है, कैशिंग एक प्रोसीजर भी है, ठीक है। रजिस्टर से और मेन मेमोरी के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र के लिए कैशिंग होती है, रजिस्टर और कैशे के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र के लिए कैशिंग होती है, क्योंकि हर एक जो है ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं तो वो पिछले से ज़्यादा फास्ट है।
तो कैशे से डाटा रजिस्टर में लेके जाने के लिए कैशिंग होती है, मेन मेमोरी से कैशे में लेके जाने के लिए, रजिस्टर में लेके जाने के लिए कैशिंग होती है। इसके अलावा परमानेंट स्टोरेज से इस टेम्परेरी स्टोरेज मेन मेमोरी में डाटा को लेकर आने के लिए जो कैशिंग जो प्रोसीजर परफॉर्म होता है डाटा ट्रांसफ़र का, उसे हम कैशिंग बोलते हैं। अगर हम कैशिंग की बात करें तो कैशिंग को इस तरह से कुछ डिस्क्राइब किया हुआ। नेक्स्ट हम आपके पास जो है इंटरप्ट के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। उससे पहले आपके पास एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टोरेज की परफॉर्मेंस का बताया गया है कि अगर हम रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी और डिस्क स्टोरेज को देखते हैं तो इन सब की स्टोरेज जो है वो बढ़ती जाती है, साइज़ बढ़ता जाता है, लेकिन अगर इनकी हम वर्किंग देखें तो उसमें रजिस्टर सबसे फास्ट और डिस्क स्टोरेज सबसे स्लो है। इस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि आपको इनके दरमियान कंपैरिजन बताएगा मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान जो कि कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल हम यहाँ से नेक्स्ट से इसे कंटिन्यू करेंगे।